हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरिक एकेडमी। ऑरिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है वांट हाफ फैक्टर फ्रॉम सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बाद में ही है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और इससे वांट हाफ फैक्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंपटीशन में आते हैं, तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, बहुत सारे क्या पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, और ये लास्ट टॉपिक है जो आज हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो उनको ज़रूर देख लें, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वांट हाफ फैक्टर। तो वांट हाफ फैक्टर को स्टडी करने से पहले हम कुछ चीज़ें क्लियर करते हैं। देखो, लास्ट जितनी भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, चाहे वो राउट्स लॉ था, चाहे राउट्स लॉ कह लो, या फिर आप कह लो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन सभी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था, ठीक है, कि हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं अगर वो गिवन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड होता है और जो थ्योरेटिकल होता है वो डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता। अगर हमें एक्यूरेट मोलर मास चाहिए तो उसके लिए दो कंडीशन है कि सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होना चाहिए, यानी सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम होना चाहिए, और अगर सॉल्यूट है तो उनमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। कि जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हमने यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल अगर हमने सोडियम क्लोराइड लिया है एज ए सॉल्यूट, तो वो क्या होना चाहिए कि वो एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ले लिया है और कोई ऐसा सॉल्यूट लिया है जो वाटर की प्रेजेंस में तो उसमें चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इनका मोलर मास डिफरेंट आ जाता है, वो नॉर्मल नहीं आके अब नॉर्मल हो जाता है। अब नॉर्मल कैसे होगा उसको हम इस पॉइंट में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें एक्यूरेट मोलर मास निकालना है किसी भी सॉल्यूट का, तो उसके लिए हम जो सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, प्लस जो हमने सॉल्यूट लिया है वो सॉल्वेंट के साथ में एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, या खुद भी एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं, ओके। तो दोनों ही पॉइंट्स को लेते हुए स्टार्ट करते हैं वांट हाफ फैक्टर, क्लियर। तो चलो, फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमने कहा कि इलेक्ट्रोलाइट कोई भी है, ठीक है। हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, फॉर एग्जांपल हमने एक NaCl ले लिया, ठीक है। तो NaCl जो है आपको पता है वो डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है किसमें, Na प्लस Cl माइनस में, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स में कन्वर्ट हो गया। अब आप यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे 1 मोल ही लिया था और यहाँ पे 2 मोल में कन्वर्ट हो गया। स्टार्ट में हमने NaCl कैसा लिया, 1 मोल लिया, लेकिन वो आफ्टर सॉल्यूशन बनते ही वो किस में चेंज हो गया, 2 मोल्स में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे ही 2 मोल हुए तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गए, यानी मोलर मास भी चेंज हो जाएगा। तो अगर मोलर मास चेंज होता है तो जो सॉल्यूशन है उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी तो चेंज होगी ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी तो चेंज होगी। क्यों? क्योंकि मोलर मास चेंज हुआ है। तो जो क्या होता है, ऑब्जर्व्ड जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बराबर नहीं आती हैं। कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ दोनों ही क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल नहीं आती हैं, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं आ रही है तो इसके मीन्स कि जो हमारे इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, तो चेंजेस किसकी वजह से आ रहा है, डिसोसिएट की वजह से। अगर ये एसोसिएट हो जाए, अगर ये एसोसिएट हो जाए, ठीक है, तो भी तो चेंज आ जाएगा ना। हमने इनिशियली इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक है, या हमने कुछ ऐसा लिया जो बाद वो क्या कर रहा है, वो एसोसिएट हो रहा है, अपने ही मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन कर रहा है। तो अपने ही मॉलिक्यूल के साथ में अगर कंबाइन करेगा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हुए
तो क्या होगा, मोलर मास भी डिक्रीज हो जाएगा। मोलर मास डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली क्या इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, देखो आपको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। अगर ये सॉरी डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। क्लियर, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, यानी इफ मोलर मास इज इंक्रीजिंग तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल डिक्रीज, इफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डिक्रीजिंग तो मोलर मास इज इंक्रीजिंग, और मोलर मास इज डिक्रीजिंग तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इंक्रीजिंग। ओके, क्लियर कि मोलर मास अगर बढ़ रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम हो रही है, मोलर मास कम हो रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ रही है। क्लियर हुआ, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, मोलर मास बढ़ रहा है, मोलर मास बढ़ रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर हुआ, इस चीज का पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम इसको स्टडी करेंगे किसके साथ में, कि अगर हमने ये मोलर मास हमारा डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। वहाँ पे हमें एक फैक्टर की ज़रूरत होती है जिसे हम कहते हैं वांटा फैक्टर, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो अगर हमें ये डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल मोलर मास, ठीक है, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना उसका मोलर मास में डिफरेंस आया, और वो ही उसका क्या कहलाएगा, वांटा फैक्टर कहलाएगा। और उस वांटा फैक्टर से हम ये पता कर सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कितना डिफरेंस आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, या फिर इस तरह से भी हम इसको कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, डिसोसिएशन, ठीक है, और एसोसिएशन, यानी एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, उसको डिवाइड कर देना है हमने किससे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर दैट। ठीक है, बिफोर क्या, दैट डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इसके थ्रू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं आई फैक्टर। तो अब आई फैक्टर आ जाएगा तो हमें उससे ये पता चल जाएगा कि कितना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आया है। ठीक है, क्लियर हुआ इस चीज को। तो आपको ये समझ में आया कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू मोलर मास निकाल लेते, और हम चाहते हैं कि जो हमारा मोलर मास है वो एक्यूरेट आए। तो एक्यूरेसी के लिए हमें दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, दूसरा जो हम सॉल्यूट पार्टिकल्स ले रहे हैं वो ना तो एसोसिएट हो ना वो डिसोसिएट हो। पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता है अगर कैसा हो, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो। ठीक है, अगर हमने जो सॉल्यूट लिया है वो इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया तो वो एसोसिएट हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मोलर मास चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल चेंज हुए, मोलर मास चेंज हुआ, मोलर मास चेंज हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, क्योंकि भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मोलर मास। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है तो किस तरह से होगा। अब पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, एसोसिएशन का। एसोसिएशन करा रहे हैं, ठीक है, तो एसोसिएशन का मतलब है एन मोल्स लिए हमने किसके, ए के, और वो आफ्टर एसोसिएशन किस में चेंज होगा, एक एन। ठीक है, यानी वन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए, वन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। ओके, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसका 2CH3COOH, यानी इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड जो कन्वर्ट हो जाता है CH3COOH
होल ट्वाइस, यानी 2 हमने मोल्स लिए इथेनॉइक एसिड के और वो किस में कन्वर्ट हो गए, डाइमर बन जाता है इनका और 1 मोल में ओवरऑल कन्वर्ट हो जाता है। सेम हैपन्स विद बेंजेनोइक एसिड, ठीक है। बेंजेनोइक एसिड ये भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डाइमर में, और ये भी सिंगल मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। तो जब ये सिंगल मॉलिक्यूल में चेंज हुआ तो इनका मोलर मास भी चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हुआ, इनिशियली इसका मोलर मास कितना होता है, 60 होता है, जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 120 में, और इसका मोलर मास होता है 122 और जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 240 में, 244 में मोलर मास, ठीक है। मोलर मास पहले कितना था, 60 था, लेकिन आफ्टर कैलकुलेट किया गया तो 120 निकला। सेम विद बेंजोइक एसिड, इनिशियली दैट वाज 122, लेकिन आफ्टर जो हमने सॉल्यूशन बनाया तो उसके बाद में कितना फाइंड आउट हुआ, 244। तो इससे ये पता चला कि जो मोलर मास तो डबल हो रहा है, तो मोलर मास तो तभी डबल होगा ना जब वो एसोसिएट करेगा। तो एसोसिएट वो अपने आपस में ही मॉलिक्यूल एसोसिएट कर रहे हैं, डाइमर बना रहे हैं, और इसकी वजह से इनका मोलर मास इंक्रीज हो रहा है। तो मोलर मास इंक्रीज हो रहा है यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारी आई की वैल्यू जो है वो कैसी है, ग्रेटर देन नहीं आएगा, एसोसिएशन में आई की वैल्यू आएगी शॉर्टर देन 1। अगर आई की वैल्यू शॉर्टर देन 1 है तो इसका मतलब है वहाँ पे एसोसिएशन नहीं हो रहा है। इसको भी अभी हम चेक करेंगे कि कैसे हमने कहा आई की वैल्यू शुड बी शॉर्टर देन 1। पहले हम इनका डाइमर बना के देख लेते हैं कैसे बनना है। CH3C, ठीक है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में O और ये H, ठीक है। दूसरा सेम हमारे पास में क्या है, CH3, यहाँ पे O और H, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास में O, ठीक। इनके बीच में क्या बना, इनके बीच में बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या हुआ, ये बन गया डाइमर, ठीक है, डाइमर और किसका, इथेनोइक एसिड, ये डाइमर बन गया। सेम हैपन्स विद द C6H5C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे HO और ये आ गया हमारे पास में C और C6H5, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नॉट H, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में क्या, O, यहाँ आ गया हमारे पास में O, देन H, और इसके साथ में भी क्या होगा, डबल बॉन्ड O। तो ये भी हमारे क्या कर रहे हैं, ये बना रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो डाइमर किसका बन गया, बेंजोइक एसिड का, डाइमर बन गया किसका, बेंजोइक एसिड का, और इसीलिए इनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो आप देख सकते हैं कि डबल आया है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो बॉन्ड बन गया है उसकी वजह से ये डाइमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी, डिसोसिएशन की। डिसोसिएशन में क्या होगा, डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन में क्या होगा, हमने क्या लिया, कोई भी AB टाइप का मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, A+ प्लस B माइनस में। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम NaCl का, ठीक है, NaCl जो कि आपको पता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na प्लस Cl माइनस में, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो रहे हैं, ये डिसोसिएट हो रहे हैं। तो डिसोसिएशन में I की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। I यानी वेंट ऑफ फैक्टर अगर शॉर्टर देन 1 है तो इसका मतलब है वहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है। I इज ग्रेटर देन 1 दैट मीन डिसोसिएशन हो रहा है, एंड I इज इक्वल टू 1 यानी कि ना तो डिसोसिएशन हो रहा है और ना ही एसोसिएशन हो रहा है। क्लियर हो गया, यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि I क्या है, I इज
वांट ऑफ फैक्टर, जिसके थ्रू हम बहुत सारी कैलकुलेशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन को। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने यहाँ पे एक जनरल से इक्वेशन लिया है, एन मॉलिक्यूल लिया है जो Na में कन्वर्ट हो रहा है। इसके इनिशियल स्टेट पे कितने इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 1, और Na के कितने 0, क्योंकि इनिशियली तो यही है। लेकिन जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होती है क्या होता है, यानी रिएक्शन प्रोसीड का कह लो, या फिर इनमें क्या हो रहा है, सॉल्यूशन जब बन गए इसमें, जब हमने इसको सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लिया, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल जो है वो डिसोसिएट हो गए, यानी एन अल्फा यहाँ पे सपोज हमारे बन गए। तो जो एन मोल्स ऑफ अल्फा के बने हैं, तो ये अल्फा किस में से जा रहे हैं, वो तो इसमें से ही जा रहे हैं ना भैया, एन में से। तो जब एन में से जा रहा है तो 1 माइनस अल्फा करेंगे आप। तो आई हमको पता है, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। तो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालेंगे कि जितने हमारे ये बने हैं एन अल्फा, ठीक है, प्लस जितने हमारे जो हैं इनिशियली थे उसमें से आफ्टर डिसोसिएशन रह गए हैं 1 माइनस अल्फा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, नॉर्मली हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 1, जो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा को हम इस साइड ले आए, आई इधर आ गया, और उसके बाद में अल्फा को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, n माइनस 1 आ गया, एंड दैट इज i माइनस 1। तो अल्फा यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने फाइंड आउट कर ली। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, किसकी, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे एसोसिएट और डिसोसिएट हो रहे हैं। क्लियर हो गया। फिर से समझ लो एक बार कि हमने एक जनरल से इक्वेशन लिया है। इनिशियली जो हमने ए मॉलिक्यूल्स लिए थे उसके 1 मॉलिक्यूल है, और इनिशियली जो ए मॉलिक्यूल होगा वो 0 होगा। आफ्टर सम टाइम ए मॉलिक्यूल्स में से कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक कर जाएंगे, यानी कुछ नंबर ऑफ मोल्स ब्रेक करेंगे। तो सपोज ये एन अल्फा है, अल्फा मोल्स जो हैं एन मोल्स जो हैं अल्फा के डिसोसिएट हो गए, और तो यहाँ पे कितना रह गया 1 माइनस अल्फा। तो हमें क्या निकालना, आई निकालना। आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऑब्जर्व तो हमें ये और ये दोनों ही ऐड ऑन कर लेने हैं, और इनिशियली हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, एक है 1 है। आफ्टर कैलकुलेशन तो हमें जो अल्फा मिला यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिली है, तो दैट इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। यहाँ पे आई है वांट ऑफ फैक्टर, एन है नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं NaCl का, कि हमने अगर NaCl लिया है और NaCl इनिशियली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 है, तो इनिशियली इसके कितने होंगे 0 हो गए। ठीक है, अब इसके आफ्टर सम टाइम अल्फा पार्टिकल्स बन गए, इसके भी अल्फा बन गए, तो ये सब गए किस में से, यहाँ से ही तो गए हैं, तो 1 माइनस अल्फा हो गया। हमें पता है I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय कितने मोल्स हैं, इनिशियली 1 है। ठीक है, तो आई आपने क्या करा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या आ गया 1 प्लस अल्फा। इफ अगर हम अल्फा इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। यही तो हमारी वैल्यू है। ठीक है, यही तो हमारी वैल्यू है। 1 मोल से कितने मोल्स बनने हैं, 2 मोल्स बनने हैं। क्लियर। सेम हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। MgCl2 का इनिशियली 1 है, और यहाँ पे इनके Mg आयन और 2Cl माइनस के कितने हैं 0 0। ठीक है, आफ्टर सम टाइम इट विल कन्वर्ट इनटू अल्फा, और इसके कितने बनने हैं 2 अल्फा। ठीक है, MgCl2 कितना हो गया, तो 1 माइनस अल्फा। अब हमने I कैलकुलेट करना है, तो दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन हमारे कितने MgCl2 है इनिशियली 1, तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1 प्लस 2 अल्फा। I इज इक्वल टू, इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1 प्लस 2 इंटू 1 दैट मीन 3। तो यही तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं। क्लियर। तो आई हमारा कितना आ गया 3।
तो दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर, यानी कि 1 मोल्स ऑफ MgCl2 से 3 मोल्स ऑफ Mg2 प्लस एंड 2Cl माइनस बन रहा है। क्लियर हो गया। इसी तरह से हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन को स्टडी करते हैं। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए भी एक नॉर्मल सी इक्वेशन ली है। Na मॉलिक्यूल्स हैं जो An में कन्वर्ट हो रहे हैं। इनिशियली जो A मॉलिक्यूल्स कितने हैं 1 है और An कितने हैं 0 हैं। इसमें से आप देखो 1 से हाफ हो रहा है ना, अगर हमने 1 लिया तो वो आधा ही रह जाएगा, क्योंकि हम 2 अगर मोल्स ले रहे हैं, 2 मोल्स ले रहे हैं तो वो 1 में रह जा रहे हैं, क्योंकि एसोसिएट हो जा रहे हैं, वो 2 मॉलिक्यूल जुड़ के 1 हो जा रहे हैं। तो अगर हम 1 ले रहे हैं तो उसका हाफ ही तो होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा अपॉन 1 वो ना n, ठीक है, अल्फा अपॉन n यानी 1/2 हो जाएगा इसका, ठीक है। और ये 1 माइनस अल्फा, तो आई की वैल्यू हमने सिंपल इनको और इनको ऐड ऑन कर लेंगे, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कितने हैं 1, तो 1 प्लस अल्फा यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया 1/अल्फा माइनस 1, तो 1 माइनस अल्फा इस 1 को हम यहाँ पे ले गए, दैट इज इक्वल टू अल्फा 1/n माइनस 1। तो अल्फा यहाँ से हमें जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन आया दैट इज इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन 1/n माइनस 1, यानी i है यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर और n है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ इस डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी यूज़ करके हम आफ्टर वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन आप इन फॉर्मूला को भी याद करके डायरेक्ट लगा सकते हो और आपको आई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है, ओके। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बेसिस पे हम कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देती हूँ जो हम यूज़ करने वाले हैं आगे। हमें पता है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू एक्स क्या होता है सॉल्यूट होता है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। लेकिन अगर हमें एक्यूरेट निकालना है तो हमें उसे वांट ऑफ फैक्टर से क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल्टा TV यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज इक्वल टू क्या होता है KB इंटू M, ठीक है, मोलर मास। लेकिन इसको भी हमें एक्यूरेट कैलकुलेट करना है तो वांट ऑफ फैक्टर से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। सेम विद द फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन। इसको भी हमें आई से क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड सेम विद दी ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमें पता है CRT होता है, लेकिन हमें एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दी वांट ऑफ फैक्टर। तो अब हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हम आई को ऐड करेंगे, ठीक है। और ये कब है, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो सॉल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट है, या फिर आपको पहचानना होगा कि जो सॉल्यूट दिया है वो इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर। तो चलो फिर कि कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं ताकि और क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। तो चलो फर्स्ट एग्जाम्पल इट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KCl। अमाउंट ऑफ KCl हमें फाइंड आउट करनी है, टू विच मस्ट बी एडेड टू 1 kg ऑफ वाटर सो दैट द फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस बाई 2K, यानी कि हमें फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका KF फॉर वाटर इज इक्वल टू 1.86 केल्विन kg पर मोल ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो हमें पता है KCl दिया है, KCl क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इट विल कन्वर्ट इनटू K प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो इससे हमें I की वैल्यू कितनी आ गई भाई, I की वैल्यू 1 मोल थी, यहाँ पे कितनी आ गई 2, I की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 2, ठीक है। अब हमें पता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, हमने यहाँ पे I और ऐड ऑन कर देना है। क्लियर। तो I हमारे पास में 2 है, KF कितना दिया हुआ हमारे पास में 1.86 केल्विन kg पर मोल, ओके। और डेल्टा TF हम फाइंड आउट करेंगे और हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ KCl निकालना है, ओके।
अमाउंट ऑफ हमें KCl निकालना है। डेल्टा TF हमें दिया हुआ है, जो कि है कितना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, डेल्टा TF कितना है 2K। ओके, 2K हमारे पास में डेल्टा K है, और हमने क्या निकालना है, M हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो M आ जाएगा हमारे पास में, M इज इक्वल टू 2/2 इंटू 1.86। ठीक है, यहाँ से हमें वैल्यू आ जाएगी 0.5376। ठीक है, अमाउंट कितनी आ जाएगी, मोल पर केजी, क्योंकि ये हमारे पास में क्या निकालनी है, हमें मोलर कंसंट्रेशन हमें निकालनी है। ये हमें मोलर कंसंट्रेशन आ गई, क्लियर। अब हम क्या निकाल लेंगे, ग्राम्स ऑफ KCl, यानी कितने ग्राम ऑफ KCl हमें यूज होगा, दैट इज 0.5376, यानी वेट जो हमारे आपको पता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे मोलैरिटी दी हुई है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी, और मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना होता है इसका 74.5। क्लियर, तो हमारे पास में जो आंसर आ गया दैट इज, आप यहाँ पे एक वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो हमारे पास में आंसर आएगा दैट इज ग्राम पर केजी। ठीक है, तो 40.05 ग्राम पर केजी हमारे पास में आंसर आ गया किसका, अमाउंट ऑफ KCl हमारे पास में वैल्यू आ गई। क्लियर, समझ में आया कि हमने क्या करा। यहाँ पे देखो, आपको बाकी सब तो आप निकाल ही लोगे, हमने यहाँ पे I की वैल्यू यूज़ करी है, क्योंकि हमें KCl दिया था, और हमें क्या पता है कि KCl जो है वो है एक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, जिसका कितना है 100 ml ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, 3 ग्राम ऑफ अ सोल्यूट A in 100 ml ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन गिवन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2.5 एटमॉस्फेयर। व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट हमें निकालने हैं, यानी एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड निकालना है। मोलर मास हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको पता है कि पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, CRT हमें पता है, और हमें ये भी पता है C इज इक्वल टू N/V इंटू RT, और इसके थ्रू हम आगे कैलकुलेट करेंगे WV/MV इंटू V इंटू R और T। क्लियर हो गया, इतनी चीज़ें हमें पता चल गई। तो अब इससे हम क्या कर लेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे। पाई तो हमें दिया ही हुआ है, तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू आ जाएगा WV/RT कितना आ गया, ये हमारा पाई, और ये हमारा आ गया V। क्लियर, इन सभी की वैल्यू आप लगा दीजिए, कितना आ गया हमारे पास में, WV हमारे पास में है 3 ग्राम। ठीक है, R की वैल्यू हो गई 0.082। टेम्परेचर है कितना हमारे पास में 25 डिग्री, तो 25 + 273 दैट इज 298 केल्विन अपॉन पाई हमारे पास में कितना दिया हुआ है भाई, पाई दिया है 2.5, और हमारे पास में वॉल्यूम कितना दिया है 100 ml, जिसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में कैलकुलेट होगी क्या आ जाएगा, मोलर मास। आप यहाँ वीडियो पॉज करें, कैलकुलेट करें और चेक करें कि आपका रिजल्ट भी इतना आया है या नहीं आया है। ये तो हमारे पास में कैलकुलेटेड है, और हमारे पास में नॉर्मल मोलर मास कितना दिया हुआ है 246। तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना हमारे पास में वो है, कितने चेंजेस आया है। ठीक है, तो यहाँ से हम जब चेंजेस फाइंड आउट करेंगे कि तो मोलर मास कितना आ रहा है, बढ़ा हुआ आ रहा है। तो मोलर मास हमारा नॉर्मल मोलर मास कितना है,
नॉर्मल मोलर मास इज 246। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू इससे ज़्यादा है, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, मोलर मास बढ़ेगा मीन्स एसोसिएशन हो रहा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीजिंग पॉइंट, the freezing point of a solution containing 0.3 gram of acetic acid, ठीक है, एसिटिक एसिड इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन इज लोअर्ड बाय 0.45 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेट वेंट हॉफ फैक्टर, हमें कैलकुलेट करना है, के एफ फॉर बेंजीन इज ऑलरेडी गिवन। ओके, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें एम बी इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू वी इंटू 1000 अपॉन आ जाएगा हमारा डेल्टा टी एफ इंटू क्या आ जाएगा डब्ल्यू ए। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और हमारे पास में वैल्यू आ जाएंगे। देखो के एफ कितना दिया हुआ है 5.12, डब्ल्यू वी इज 0.3 ग्राम इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ हमारे पास में कितना दिया है यहाँ पे 0.45 डिग्री। ठीक है, 0.45, तो 0.45 डेल्टा टी एफ इज गिवन और हमारे पास में 30 ग्राम ऑफ बेंजीन इज गिवन। ओके, तो आपको वीडियो क्या करना है, आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करनी है, कैलकुलेट करना है और आपको बताना है कि आपका रिजल्ट कितना आया है। यहाँ पे आफ्टर कैलकुलेशन हमें मिलेगा 113.8 मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो है वो है कितना 60। कहाँ पे दिया है, अच्छा हम लिखना भूल गए हैं, तो नॉर्मल मोलर मास दिया हुआ है कितना 60, नॉर्मल मोलर मास इज 60। तो आई आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, आई यानी नॉर्मल मोलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, ओके क्लियर, 60 बाय 113.8, आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 0.527। अब आप देखिए कि यहाँ पे आई की वैल्यू कैसी है, लेस देन कितनी है, आई की वैल्यू हमारी लेस देन कितनी है 1 है। ठीक है, आई की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आई की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो एसोसिएशन हो रहा है। ओके क्लियर, तो आई होप कि आपको वेंट हॉफ फैक्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल पे नए हों और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।